यह है 90s में, जहां पर हम देख पाते हैं जॉन विलियम्स नाम के एक आदमी को जो कि अपने परिवार के साथ एक आइलैंड के किनारे घर ढूंढ रहा था। जॉन पेशे से एक लॉयर है जिस पर फ्रॉड के कुछ आरोप लगे हुए थे, जिस वजह से उसे उसकी लॉयर काउंसिल ने उसे काम से निकाल दिया और उस पर केस भी हो सकता था। तो उसकी भलाई इसी में थी कि वो कहीं दूर जाकर बस जाए और इसलिए वो अपने परिवार के साथ अलग अलग जगह जा रहा था ताकि वो वहां पर रह पाए। अब वो अलग अलग घर देखता है और उसे पूरी तरह से आइसोलेटेड घर चाहिए था जहां पर ना कोई आए ना ही जाए, साथ ही साथ किसी भी तरह का वहां पर डिस्ट्रैक्शन ना हो। और ब्रोकर उसे अलग अलग घर दिखाता है लेकिन उसे कोई भी घर पसंद नहीं आता। खैर अब ब्रोकर उसे एक घर के बारे में बताता है जो कि समुद्र किनारे पर बना हुआ था, जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और वो घर बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि आइसोलेटेड और डिस्ट्रैक्शन फ्री, जैसा कि जॉन को चाहिए था। लेकिन वहां पर एक दिक्कत थी कि वहां पर 6 महीने का एडवांस पैसा उसे देना होगा। मतलब उसे वहां पर कम से कम 6 महीने तो रहना ही पड़ेगा या फिर एटलीस्ट उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। खैर अब वो लोग घर को देखते हैं जो कि जॉन को पसंद आ जाता है और वो इसको फाइनल करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर लाइट और वाटर वगैरह का काम पेंडिंग था तो ब्रोकर वो भी पूरा करवा देता है। अब जॉन अपनी बीवी डेजी, बेटी मारिया, लिडिया और सबसे छोटे बेटे टीटू के साथ यहाँ पर रहने लगता है। इस घर के बीच एक पेड़ भी है जिस पर रोज एक चिड़िया आती है जिसके साथ टीटू खेलता रहता है और उसकी आवाज को भी निकालता है। खैर अब जॉन अपने दोस्त आमिर से मिलता है जो कि पास में ही कहीं पर रहता है और जॉन अपने ससुर की दी हुई डाउरी यानी कि दहेज से बिल्कुल खुश नहीं है, तो उसके खिलाफ वो केस करना चाहता है और इस केस के अंदर वो अपनी बीवी को उसके ही पिता के खिलाफ पिटीशन साइन करने का एक प्रेशर बना रहा था और अगर वो नहीं मानती तो वो उसको भी छोड़ देता। खैर अब यहाँ पर आमिर उससे काम की बात करता है और आमिर की बीवी शैनू के अंकल की एक लॉ फर्म है तो वहां पर भी वो ज्वाइन कर सकता था। इस पर वो कहता है कि वो वहां पर भी चेक कर लेगा, साथ ही साथ उसके पास 2-3 क्लाइंट्स भी हैं और तो और वो अपनी फर्म खुद की डाल सकता है। खैर अब वो अपने घर पर आता है और थोड़ा बहुत काम करके सभी लोग सो जाते हैं। अब अगले दिन वो अपने काम से जाने लगता है तो उसे घर के पास एक लेटर मिलता है जो कि फ्रेडी नाम के किसी पर्सन के लिए था, लेकिन किसने भेजा, कहां से भेजा या फिर उस लेटर पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ था। खैर वो अब उस लेटर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको साइड में रख देता है। खैर अब रात को सभी सो रहे होते हैं कि तभी लिडिया उठकर मेकअप करने चली जाती है और वो देख नहीं सकती थी तो उसको सोने में काफी दिक्कत थी और हम उसके पीछे खड़े हुए एक फीमेल साये को भी देख पाते हैं। खैर अब जॉन की भी नींद खुल जाती है जो कि उसको देखता है और उसे वापस जाकर सुला देता है। खैर अब वो किचन में पानी पीने जाता है और बाहर एक चिड़िया शोर कर रही थी, लेकिन काफी अजीब बात ये होती है कि आधी रात को एक बर्ड ऐसे कैसे चिल्ला रही है और वो विंडो को बंद कर देता है। खैर वो भी सो जाता है और अगले दिन जागता है तो उसे फिर से सेम फ्रेडी के नाम का एक और लेटर मिलता है। इस पर भेजने वाले का नाम, एड्रेस कुछ भी नहीं था और वो उस लेटर को फिर से साइड कर देता है। खैर तभी हम उसके बेटे टीटू को देखते हैं जो कि उस बर्ड को देखता है जो कि अब मर गई थी और वो उसे वहीं जमीन में गाड़ देता है, जिसको डिग करते टाइम कोई अजीब सी चीज भी उसको मिलती है जिस पर वो ध्यान नहीं देता। खैर अब जॉन आसपास की दुकान पर फ्रेडी के बारे में पूछताछ करता है तो कोई भी फ्रेडी को नहीं जानता था और सब बोलते हैं कि वहां पर इस नाम से कोई भी नहीं रहता था। और अब वो पोस्टमैन से भी बात करता है जो कि बताता है कि उसने ऐसे कोई भी लेटर्स कभी डिलीवरी नहीं किए और जिन लेटर्स के ऊपर नाम और एड्रेस नहीं होता तो वो उनको पोस्ट नहीं कर सकते हैं और ये किसी ने पक्का मजाक किया होगा और वहां पर ऐसे लेटर्स रखे होंगे। खैर अब जॉन उसके बारे में सोचने लगता है और घर आता है तो एक और लेटर वहां पर आ चुका था, जिससे अब उसकी थोड़ी चिंता शुरू हो जाती है कि ऐसा उससे मजाक कौन कर रहा है, क्योंकि ये मजाक काफी ज्यादा भद्दा था। एलिस के बारे में पोस्टमैन को नहीं पता, आसपास में किसी को भी फ्रेडी के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके नाम के लेटर्स वहां पर आ रहे थे। खैर अब वो उन लेटर्स को पढ़ना शुरू करता है तो वो लव लेटर्स थे जो कि किसी अननोन मिस्टीरियस लेडी ने फ्रेडी के लिए भेजे थे और बाकी सब नॉर्मल था, लेकिन एक लेटर में ये लिखा हुआ था कि उस लेडी का बर्थडे था जिसे किसी ने विश नहीं किया था और वो दुखी होकर खुद को ही विश करती है। और अब मारिया एक डिश लाकर जॉन को देती है और बताती है कि आखिरी डे डेजी का बर्थडे था जिसको सब भूल गए। और अब जॉन थोड़ा सा परेशान हो जाता है तो उस लेटर्स के अंदर उसकी और उसकी फैमिली के बारे में बातें लिखी हुई थी, काफी डीप चीजें थी और अजीब तो होगा ही, एज डेजी का बर्थडे घर में किसी को नहीं पता था लेकिन एक अननोन लेडी को पता था। कैसे और क्यों ये किसी को नहीं पता। अब वो दिन भर यहाँ वहाँ नजर रखता है और रात को भी देर तक यहाँ वहाँ चेक करता रहता है कि कोई वो लेटर डाल ले वहाँ पर आएगा। अब अर्ली मॉर्निंग बैठकर वो देखता है कि किसी ने वो लेटर्स न्यूज़पेपर के साथ तो नहीं डाले और उसे कोई नहीं मिलता। साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स वाला भी सिर्फ न्यूज़पेपर ही डालकर गया था।
वहाँ पर कोई लेटर नहीं थे। खैर अब टीटू उसके पास आता है और उसे थोड़ी बहुत बात करता है, जिससे वो कहता है कि वो ट्रेस पास करने वाले को देख रहा है और अब वो नोटिस करता है कि अब सेम नया लेटर उसके जस्ट पास में ही रखा हुआ था जहाँ पर वो पिछले कई घंटों से बैठा हुआ था। यानी कि ये चीजें काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। खैर वो इससे काफी परेशान हो जाता है और वो लेटर आमिर को दिखाता है, जिसके अंदर वही सेम बात लिखी हुई थी जो कि जॉन ने टीटू को बोली थी, जिसके बारे में उस मिस्टीरियस लेडी ने ये लिखा हुआ था कि वो लोग, मतलब कि जॉन और उसकी फैमिली को ये लगता है कि वो लोग लेटर लिखने और जिसके लिए वो लिखे गए थे वो ट्रेसपासर्स हैं, जो कि एक तरह सही भी है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत वक्त बिताया है। गार्डन में साथ में उनकी बहुत मेमोरीज हैं। वो गाना गाते थे, गुनगुनाते थे, जो कि फ्रेडी अपनी उस मिस्टीरियस लवर के लिए गाता था, जो कि था कि जूली 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 डू यू लव मी, जूली 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 डू यू केयर फॉर मी। इनफैक्ट वो मिस्टीरियस लेडी ये तक लिख देती है कि वो और उसका लवर जॉन की फैमिली से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और आमिर भी ये ऑब्जर्व करता है कि उस लेडी को रोज से बहुत ही ज्यादा लगाव है, जो कि लेटर के अंत में एक रोज ड्रॉ करती है। अब जॉन इससे काफी परेशान था, लेकिन आमिर इसको कोई प्रैंक मान रहा था। खैर अब घर के अंदर हम देखते हैं टीटू को, जिसे उसकी मरी हुई बर्ड की आवाज सुनाई देती है और वो उस बर्ड की आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करता है तो उसे फ्लोर के नीचे से एक लेडी की हमिंग आवाज सुनाई देती है, जो कि जूली जूली डू यू लव मी गाना ही गुनगुना रही थी। और मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस घर के नीचे कोई भी बेसमेंट नहीं है, मीन्स वो आवाज लिटरली जमीन के नीचे से आ रही थी। खैर अब जॉन घर पर आता है, जो कि टीटू को देखता है, जो कि सेम वही जूली 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 गाना गा रहा था। और अब जॉन उससे परेशान होकर पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता, तो वो बताता है कि उसने ये गाना जमीन के नीचे से सुना था। खैर अब जॉन इन सब चीजों से काफी परेशान रहने लगता है और इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है। इवन उसके कोर्ट केसेस में भी इससे फर्क पड़ रहा था। खैर अब वो आमिर से बात करता है, जो कि उसको सीधी सलाह देता है कि वो घर उसे ठीक नहीं लग रहा है, वो अपने बीवी बच्चों को लेकर उस घर को छोड़ दे और मकान मालिक से अपना पैसा वापस ले ले और कहीं और घर देख ले। खैर अब जॉन डेजी और बच्चों को आमिर के घर छोड़कर उस मकान मालिक से बात करने जाता है, जो कि उसको सीधा बोल देता है कि वो चाहे एक दिन में छोड़े या फिर इस घर को 6 महीने बाद, उसने जो 6 महीने का एडवांस दिया है वो उसको वापस नहीं मिलेगा। और अब जॉन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी बढ़िया नहीं थी। खैर वो वहां से जाने लगता है और उसके नौकर उससे ये कहता है कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे और वो पैसों को भूल जाए, जल्दी से जल्दी वो घर खाली कर दे, क्योंकि दिक्कत उस जमीन में है जहाँ पर वो घर बना हुआ है। वहां पर एक प्रीस्ट ब्लेसिंग्स के लिए आने वाला था, जिसने खुद बहुत भयानक चीजें वहां पर देखी थी। और वो घर जहां पर बना हुआ है वहां पर एक शमशान घाट हुआ करता था। और ये सुनकर जॉन बहुत परेशान हो जाता है, यानी कि वो जमीन और वो घर बिल्कुल भी सही नहीं था, फुल ऑन नेगेटिव था। खैर अब वहीं हम आमिर के घर पर उसकी वाइफ को देख पाते हैं, जो कि सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी गैस अपने आप ही बंद हो जाती है, जिसको वो ऑन करने की कोशिश में खुद का हाथ जला लेती है, जिसको आमिर और उसकी मदर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। खैर अब जॉन घर आता है, जिसे डेजी पूरा मैटर बताती है और अब वो परेशान बैठा सोच ही रहा होता है, जिसे आमिर के घर सेम वही फ्रेडी के नाम वाला लेटर मिलता है, जिसे उसी मिस्टीरियस लेडी ने ही लिखा था। और उसके अंदर उसने ये भी लिखा हुआ था कि एक बार जो उसका गेस्ट बन गया वो हमेशा उसका गेस्ट रहेगा। मींस जॉन और उसकी फैमिली अब उसके गेस्ट बन गए हैं, जो कि अब उससे दूर नहीं जा सकते। और अब तक तो हम ये समझ ही सकते हैं कि शैनू का हाथ पैरानॉर्मल फोर्स नहीं जलाया है, यानी कि आमिर की बीवी का। खैर अब अगले सीन में आमिर हॉस्पिटल में था, जहां पर शैनू को 5 दिन एडमिट करके रखना होगा। और जॉन भी वहां पर आ गया था, जो कि उसे लेटर दिखाते हुए ये बोलता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर वापस घर चला जाएगा, क्योंकि वहां पर जो कोई भी है वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली और उसे इसको अकेले फेस करना होगा। और वो अपने पेरेंट्स की तरह खुद को खत्म भी नहीं कर सकता, बल्कि वो जल्दी ही सच तक पहुंचने की कोशिश करेगा। खैर अब वो आमिर के साथ उस घर के पास बनी हुई शॉप के शॉपकीपर, घर के मालिक थॉमस के उस नौकर और टाउन के पुराने पैरिश क्लर्क से बात करता है। और पैरिश मतलब होता है कि उस एरिया की खुद की चर्च जो होती है, उसके क्लर्क से उसने बात करी। उसको यहाँ पर यह पता चलता है कि 80s के समय उस जगह पर समुद्र का पानी आ गया था, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले 8 से 10 परिवार हमेशा के लिए चले गए और उनमें कोई रोज या फिर फ्रेडी हो, उन्हें ये बात नहीं पता और कोई वापस भी नहीं आया था। और जब सी वॉल बनी तो थॉमस ने उस जगह को कब्जे में लेकर अपने नाम करा लिया। अब आगे उनको ये पता चलता है कि उस दिन घर पर जो प्रीस्ट आया था उसने कुछ भयानक देखा था, जिसके बारे में वो बिशप को बताने भी जाता है, लेकिन थॉमस उसका ट्रांसफर करवा देता है और सारी बात दबा देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जमीन, उसका घर, उसे प्रॉफिट चाहिए, तो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली बातों को दबाना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ की जो प्रॉपर्टी के रेट्स होते वो कम हो जाते, रेंट भी नहीं मिलता।
खैर अब वो लोग पुराने पैरिश क्लर्क पीटर के पास जाते हैं, जो कि उनको बताता है कि थॉमस के घर के लेफ्ट पोर्शन की एक हिस्ट्री है। 70s में वो घर बनने से पहले जब वहाँ पर कुछ लोग रहते थे तो वहां पर कॉलरा नाम की एक बीमारी की वजह से पैंडेमिक फैल गया था, जिसके अंदर बहुत से लोगों की जान चली गई थी। और ये बीमारी कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होती है, जिसके अंदर ये जो वायरस होता है उसकी वजह से इंसानों को बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ पर किसी को भी जलाया नहीं गया था, सबको बैरी कर दिया गया। और अब उनमें से कोई रोज या फिर फ्रेडी हो, ये किसी को क्या ही पता होगा। और तब चर्च के प्रीस्ट फादर फ्रांसिस थे, जो कि अब रोम में हैं। खैर अब रात तक जॉन अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है, लेकिन उसने रास्ते में सबको ये समझा दिया था कि वो सारी बातें वर्बली नहीं करेंगे, कुछ बातें वो एक दूसरे को इशारों में समझाएंगे। और सब वैसा ही करते हैं। और रात को थोड़ी बहुत हलचल, लाइट्स का फ्लिकर होना वो फील कर पाते हैं। अब रात को एक कॉल भी आता है, लेकिन उन्हें इस घर के अंदर बोलना ही नहीं था, तो जॉन कॉल को अवॉइड कर देता है। खैर अब रात को सभी सो जाते हैं और हम उस चिड़िया को देख पाते हैं जो कि मर गई थी, जिसे टीटू ने बैरी कर दिया था, जो कि अब फिर से जिंदा होकर बाहर आती है। टीटू को हॉन्ट करती है और वो खुद को उसी ग्रेवयार्ड में पाता है जहाँ पर सभी ग्रेव्स के ऊपर लगी हुई बेल रिंग होने लगती हैं। और यहाँ पर अब ये बेल रिंग होने का चक्कर क्या था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंशिएंट टाइम्स में ग्रेवयार्ड्स के अंदर जो ग्रेव्स होती थी उसके अंदर डेड के साथ एक बेल की स्ट्रिंग डाली जाती थी। और बेल जमीन से बाहर रहती थी कि अगर मरने वाला जिंदा हो तो वो बेल बजा सकता है और उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। अब अचानक से ही वहाँ की सारी बेल्स रिंग होने लगती हैं और टीटू उस मिस्टीरियस लेडी को एक ग्रेव के पास बैठा देखता है, जो कि उसे डराती है। और ये सब देखकर सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तो जॉन और डेजी की भी नींद खुल जाती है। वो चेक करने जाते हैं तो बच्चों के रूम में उन्हें साया दिखाई देता है। बहुत तेज रोशनी आती है और डोर लॉक्ड हो जाता है, जिसे जैसे तैसे कर वो तोड़ते हैं और वो लोग अंदर जाते हैं। तो अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, जिनको वो दोनों संभालते हैं। अब अगले दिन जॉन देखता है कि आज भी वही सेम लेटर आया हुआ था, जिसके अंदर उस मिस्टीरियस लेडी ने लिखा हुआ था कि कोई उसे नहीं समझ रहा। ये लोग यानी कि जॉन और उसकी फैमिली मोमेंट की वैल्यू नहीं कर रहे, उसको फूल करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे उनकी रिस्पेक्ट उसकी नजरों में कम हो रही है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन कम कर दिया था। ये लोग इशारों में बातें कर रहे थे, जो कि ये स्पिरिट को पसंद नहीं आया और वो उन्हें हेट करना शुरू कर चुकी है। और उसे नहीं लगता कि वो उसके काम के हैं, और अगर उसके काम के नहीं है तो उसे उनकी कोई जरूरत नहीं है और शायद उनको मरना पड़ेगा। वो आगे लिखती है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, बहुत से लोग उस बीमारी से मर रहे हैं। चर्च की जमीन अब कम पड़ने से लोगों को भी यहीं बैरी किया जा रहा है और वो जल्दी आए। और वो आगे ये लिखती है कि उनका नया मेहमान भी बीमार हो चुका है और टीटू यहाँ पर बीमार हो गया था, जो खुद जॉन को लेटर से ही पता चलता है। यानी कि अब तक उसे नहीं पता था, लेकिन स्पिरिट को पहले ही पता चल चुका था। खैर अब जॉन काफी परेशान हो जाता है और वो टीटू को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे थोड़ा बहुत चेक करके वापस घर भेज देता है। खैर अब डेजी अपने पति जॉन से ये कहती है कि उसको फादर की ब्लेसिंग्स चाहिए होंगी, जिसके लिए उसे चर्च जाना होगा। अब जॉन चर्च जाकर फादर जियो से बात करता है, साथ ही साथ फ्रेडी या फिर रोज की जानकारी भी निकलवाता है, लेकिन किसी को भी फ्रेडी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो फादर को पूरा मैटर समझाता है, जो कि ये कहते हैं कि पैरानॉर्मल से डील करने के लिए एग्जॉर्सिस्ट होते हैं और उसके लिए बिशप से बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी होगी, फिर प्रीस्ट हायर होंगे, चेक करेंगे कि वाकई में वहाँ कुछ है या फिर नहीं, फिर एग्जॉर्सिज्म होगा और इसमें काफी वक्त लग सकता है। और फिलहाल जॉन ब्लेसिंग्स के लिए बोल रहा है, तो वो उसके साथ जाने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर के पास जॉन का कॉल आता है, जो कि उनको ये बताते हैं कि उसके बेटे टीटू का उन्होंने ब्लड सैंपल लिया था, जिसके अंदर उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस मिली हैं और पेंडेमिक फियर है, क्योंकि सारे सिम्टम्स कॉलरा से मैच हो रहे हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर उनको लग रहा है कि ये उससे भी बढ़कर कुछ है, तो उन्होंने सैंपल्स को शहर भेजा है, जिनकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएंगी। तो यहाँ पर जॉन या फिर उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति टीटू से डायरेक्ट कांटेक्ट ना बनाए। और अब फादर भी यहाँ पर डर जाते हैं और जॉन के साथ आने से मना कर देते हैं, उन्होंने कुछ बहाना कर दिया था। खैर अब वो परेशान घर आता है, जहाँ पर डेजी भी परेशान होकर उससे बहस कर लेती है। और रात को उसे फादर जियो का कॉल आता है, जो कि उसको ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, उन्हें रोज नाम की कोई भी लड़की नहीं मिली। शायद ये उसका ऑफिशियल नेम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पंथ एग्जिस्ट करते हैं, लाइक रोमन कैथोलिक, जेकोबाइट्स, कनानाया और उनकी लैटिन कैथोलिक कम्युनिटी। तो हो सकता है कि फ्रेडी उनकी पैरिश से हो ही ना, तो उसने दूसरी पैरिश में चेक करवाया, तो कनानाया पैरिश से उन्हें कॉल आया था और उनको ये पता चला कि कॉलरा पैंडेमिक के 1 साल बाद 1971 में कोई शादी हुई थी, जिसके अंदर ब्राइड का नाम मार्गरेट था और ग्रूम का नाम फ्रेडी। खैर अब वो जॉन को एड्रेस भी बताने लगता है
खैर अब रात को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी मारिया पजेस हो जाती है और उस मिस्टीरियस लेडी की आवाज में जॉन से पूछती है कि उसका फ्रेडी कब आएगा और अपनी उंगलियां तोड़ने लगती है, यानी कि मारिया की उंगलियां तोड़ने लगती है, जिसको फ्रेडी रोकता है और 1 दिन का समय मांगता है। खैर अब वो मार्गरेट के एड्रेस पर जाता है जो कि एक डॉक्टर है और उससे फ्रेडी के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर वो बताती है कि एंगेजमेंट से 2 दिन पहले ही वो कहीं चला गया था, फिर कभी मिला ही नहीं और उन्होंने भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया और राजीव से शादी कर ली। अब जॉन परेशान तो था ही, लेकिन उम्मीद की एक किरण आती है जब पता चलता है कि फादर फ्रांसिस रोम से वापस आ चुके हैं, जिन्हें आखिरी स्टेज वाला ब्लड कैंसर है और वो थोड़े अजीब हो गए हैं। लेकिन जॉन रिक्वेस्ट करके उनसे मिलता है, उन्हें अपनी कंडीशन बताता है और वो लेटर दिखाते हैं, जिसको देखते ही वो नाम लेते हैं अन्ना रोज जॉर्ज। अब ये सब सुनकर वो ये कहते हैं कि उन्हें पता था कि वो हमेशा से सही थे, वो जानते थे। उन्होंने सबको बताने की समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और अब खुद अन्ना ही वापस आ गई है, उसे वापस आना ही था। और अब वो अन्ना रोज जॉर्ज द एंजल और फ्रेडी द ट्रेजिक शेक्सपियर हीरो की कहानी सुनाना शुरू करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1970 से और हम देखते हैं फ्रेडी को, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रहा होता है। उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़की देखने गए थे, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती थी, क्योंकि वो मन से सुंदर लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था। उसके घर में पैसों की, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी और वो अपनी पीएचडी कर रहा था, साथ ही साथ यहाँ वहाँ घूम भी लेता है और बोटिंग भी कर लेता है। अब एक दिन उसकी बोट पर एक सिस्टर अनीता आती है, जिसके साथ थी अन्ना रोज जॉर्ज, जो कि बचपन से अनाथ है और चर्च के साथ ही रहती है और काम करती है। वो रिसेंटली ही यहाँ पर शिफ्ट हुई है, जिसको देखते ही फ्रेडी उससे प्यार करने लगता है और वो दोनों अलग अलग पंथ के हैं, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के हैं। खैर अब वो उसके आगे पीछे घूमने लगता है, उसे देखने जाता है, बात करने की कोशिश करता है, मिलने की कोशिश करता है और वो इसी बीच पैराडाइज विला नाम का एक होम स्टे भी शुरू करती है, जिसको बंद कराने कुछ लोग आते हैं। तो फ्रेडी उसकी मदद करने आता है, लेकिन ये एक एक्शन मूवी नहीं है, तो हमारा हीरो यहाँ पर पिट जाता है। हालांकि इससे अन्ना थोड़ी इंप्रेस हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और वो उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन वो कहती है कि वो हमेशा अकेली रही है, प्यार करने वाला कोई कभी था ही नहीं, बल्कि उसकी लाइफ में तो अब वो किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहती, क्योंकि फिर दूर होने का दर्द वो झेल नहीं पाएगी। लेकिन फ्रेडी उससे वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वो फिर भी उसकी बात नहीं मानती। अब वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर मार्गरेट के फादर उसके फादर से मिलने आए हुए थे और वो फ्रेडी और मार्गरेट के रिश्ते की बात करते हैं। अब फ्रेडी मना नहीं करता, लेकिन उसके दिल में तो अन्ना थी, तो वो उसे मिलने चर्च जाता है, लेकिन सिस्टर्स उसको पकड़ लेती हैं, जो कि उसकी पुलिस कंप्लेंट करने वाली थी। लेकिन अन्ना उन्हें रोकते हुए बोल देती है कि उसने ही उसको बुलाया है और वो प्यार में है। अब उसे चर्च से निकाल दिया जाता है और फ्रेडी भी अपना घर छोड़ देता है और वो दोनों अन्ना के होम स्टे में साथ रहने लगते हैं। अब शुरुआत में वो दोनों अच्छे से रहते हैं, होम स्टे अच्छा चल रहा था और फादर फ्रांसिस से भी उनके रिश्ते सही थे। लेकिन एक दिन कुछ लोग अन्ना के होम स्टे का लाइसेंस कैंसिल करवा देते हैं और अब उनकी परेशानियां शुरू होती हैं। उन दोनों की लाइफ में गरीबी आ जाती है, जिससे अन्ना तो लड़ना जानती थी, लेकिन फ्रेडी जो कि हमेशा से ऐशो आराम में पला बड़ा था, पैसों की कभी कोई कमी ही नहीं थी, उसने ऐसा कुछ फेस नहीं किया था, वो टूटने लगता है। अब एक दिन उसके फादर उससे मिलने आते हैं और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। खैर अब यहाँ पर फ्रेडी की पढ़ाई भी थी, तो वो मद्रास जाना चाहता था 6 महीने के लिए, जहाँ से वापस आते ही उसकी जॉब लग जाती और अन्ना ने जाते हुए अपनी आखिरी जमा पूंजी भी उसको दे दी थी। अब वो उसे रोज लेटर्स लिखती और वो पढ़ता भी था, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं कर पाता था। अब ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है और अन्ना परेशानी झेलती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर सिस्टर अनीता से उसका दुख नहीं देखा गया, तो उन्होंने फादर फ्रांसिस से हेल्प लेकर उसके होम स्टे का लाइसेंस रिन्यू करवा दिया। खैर अब उसका होम स्टे काफी अच्छा चलने लगता है और उसके अंदर कस्टमर आने लगते हैं और सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन उसे इंतजार था बस फ्रेडी का। लेकिन उसके पेरेंट्स मार्गरेट के साथ उससे मिलने आते हैं, यानी कि फ्रेडी से, और उनको साथ रहने घूमने की सलाह देते हैं और फ्रेडी भी फिसल जाता है और अन्ना को इग्नोर करने लगता है। उसके लेटर्स बिना पढ़े ही साइड में रख देता और अब मार्गरेट के साथ वो वक्त बिताने लगता। खैर अब गांव के अंदर कॉलरा नाम की बीमारी आ जाती है, जिससे बहुत सारे लोग मरने लगे थे और सबसे पहले उन्हें चर्च के सामने और फिर सी के सामने बैरी किया जाने लगा और उनकी ग्रेव्स पर बेल लगाई जाने लगी, जिसका लॉजिक हम शुरुआत में जान चुके हैं। और यहाँ पर बात ये भी थी कि उस वक्त डॉक्टर जो थे वो बहुत ही धीमी नर्व्स को पकड़ नहीं पाते थे, तो उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया करते। और ये बेल्स इसलिए ही थी कि अगर कोई बाई चांस जिंदा हो तो बेल बजाकर बाहर आ सकता था, यानी कोई ना कोई उसकी मदद कर देता।
खैर अब अन्ना भी फ्रेडी की याद में डूबी हुई थी, उसका जवाब आता ही नहीं था, यानी कि उसके लेटर्स का। और वो बेचारी भी कॉलरा की चपेट में आ जाती है और बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब फ्रेडी को ये बात पता चलती है तो वो उससे मिलने आता है और डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि अब वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगी, जिससे कि वो बहुत ही दुखी होता है और आखिरी टाइम उससे मिलने जाता है। वो उसे बचाने के लिए शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन उसके पिता पहले ही डॉक्टर को सेट कर चुके थे कि वो अन्ना को मरने के लिए छोड़ दे ताकि फ्रेडी उससे अलग हो जाए, और डॉक्टर उनके हिसाब से चीजें बोल देता है। खैर अब कुछ ही देर के बाद में अन्ना की मौत हो जाती है, उसको बैरी कर दिया जाता है उसकी ही जमीन पर जहाँ पर उसका घर यानी कि पैराडाइज विला था। और रिसेंटली जॉन और फैमिली जहाँ पर रहते हैं वो वही जगह थी, यानी कि पैराडाइज विला। इसलिए कहा गया था कि वो ग्रेवयार्ड वाली जगह थी। खैर अब वो यहाँ पर मरी नहीं थी तो वो बेल बजाने लगती है और बारिश होने से ग्रेव डूब जाती है, जिससे वो डूब कर मारी जाती है, यानी कि वो बच सकती थी अगर फ्रेडी थोड़ी और कोशिश कर लेता तो। खैर अब फादर फ्रांसिस ने भी अन्ना की ग्रेव देखी थी, जिसके अंदर बेल की रस्सी फिंगर से निकलती हुई दिखाई दी थी। कॉफिन पर नाखून के निशान थे, मतलब अन्ना जिंदा थी और यहीं पर मारी गई। लेकिन सबने सच दबाने की कोशिश करी और सच को धीरे धीरे मिटा दिया गया। अब जॉन फादर फ्रांसिस से फ्रेडी का एड्रेस पूछता है, जो कि उनके पास नहीं है, और वो उसे उसके फादर का एड्रेस दे देते हैं। अब वो वहां पर जाता है तो उसकी माँ बताती है कि वो सडनली ही अलग कहीं दूर रहने लगा और आखिरी टाइम 5 साल पहले अपने पिता के फ्यूनरल पर आया था। अब जॉन यहाँ पर थक हार कर घर आ जाता है क्योंकि फ्रेडी तो मिला नहीं और उसके परिवार का फेट अन्ना के हाथ में है, जो कि गुस्से में बैठी हुई थी। तभी अन्ना यहाँ पर गुस्से में मरिया को पदस करके उससे ये पूछती है कि फ्रेडी कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो उसे नहीं मिल पाया। तभी अन्ना गुस्से में उसे और डेजी को चोक करने लगती है। जमीन के अंदर जो लाशें होती हैं वो अपनी ग्रेव से बाहर आने लगती हैं, जो कि टीटू को अपने साथ ले जाएंगे। और इस मूवी के अंदर विक्टिम वो गांव वाले भी हैं जिन्हें मेडिकल नेग्लिजेंस में मरा हुआ मानकर फेंक दिया गया, जो कि तड़प कर ग्रेव से मारे गए थे, जिनके हाथ में उनकी पूरी लाइफ थी, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से वो उनसे छीन ली गई। खैर वहां पर फ्रेडी आ जाता है, जो कि अन्ना से बात करता है, यानी कि उसकी स्पिरिट से, और उसको समझाता है, उससे माफी मांगता है, और तभी वो वैनिश हो जाती है। 3 महीने बाद हम जॉन को देख पाते हैं, जो कि आमिर से बात कर रहा है और वो घर छोड़ चुका है और सब कुछ ठीक है और फ्रेडी उस घर में रहने लगा है। खैर अब हम फ्रेडी को देख पाते हैं, जो कि अन्ना के उसी पैराडाइज विला के अंदर तड़प रहा है उसके लिए। उसके लेटर्स को उसने कभी इग्नोर किया था, लेकिन आज वो उन्हीं लेटर्स का इंतजार कर रहा है और अब वो अन्ना से बात करने की रिक्वेस्ट करता रहता है, रोता रहता है, और वो तो सफर कर ही रहा है, जिसे ऐसे देखकर उसी जगह बैरिड अन्ना भी सफर कर रही है। और ये रिवेंज तो था ही नहीं जो पूरा हो जाए, ये अधूरा प्यार है जिसका दर्द मरने तक और मरने के बाद भी रहेगा फ्रेडी को और अन्ना को भी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फीनिक्स नाम की एक मलयालम हॉरर रोमांटिक फिल्म, जिसको डायरेक्ट किया है विष्णु भारथन ने। ये उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। अब देखो इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मूवी का। एंड ऑब्वियस सी बात है, रोमांटिक हॉरर है तो देखो यहाँ पर रोमांस वाला एंगल तो आएगा ही आएगा। अब देखो मुझे मूवी ठीक लगी। यहाँ पर ये रोमांटिक एंगल वाला हॉरर है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी फिल्म का कॉन्सेप्ट होगा ही। साथ ही साथ यहाँ पर उस वक्त जो कॉलरा की बीमारी आई थी, वहां पर जो चीजें हुई थी उसको भी दिखाने की कोशिश करी गई है विद लव एंगल। सुपरनैचुरल एंगल भी है तो चीजें काफी ज्यादा जुड़ जाती हैं। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए